नमस्कार, आप देख रहे हैं देश देशांतर। देश देशांतर में आज एक ऐसा मुद्दा हमारे बीच है जो हमारे और आपके घरों से जुड़ा हुआ है, हमारे आपके परिवार से, माता पिता से जुड़ा है। एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर, एक परिवार के तौर पर हम कैसे सलूक कर रहे हैं अपने बुजुर्गों के साथ, आइए आज अपने अंदर झांक लेते हैं। सेंसस डेटा के मुताबिक जो 2011 का है, उसके मुताबिक 10 में से 7 बुजुर्ग महिलाएं अपने घर से, परिवार से अलग अकेले रहने पर मजबूर हैं। इनकी उम्र 60 साल है या इससे ज़्यादा है। और हैरानी की बात तो यह है कि ये आंकड़ा शहरों से भी ज़्यादा गांव का है। आखिर क्या ऐसा घट रहा है हमारे समाज के अंदर जो हमारे बुजुर्गों को हमारे ऊपर ही बोझ बना रहा है? क्या फ़र्ज़ बनता है हमारा और क्या करना चाहिए सरकार को? कानून क्या कहता है और सेहत से जुड़े बुजुर्गों के जितने मसले हैं, उनके अधिकार क्या हैं, ये सब कुछ इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमने कोशिश ये की है कि इस कार्यक्रम में आपको ये भी समझाएं कि आखिर देश में बुजुर्गों की स्थिति क्या है और हम क्या कर रहे हैं अपने बुजुर्गों के साथ, जबकि एक लगातार शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, एक हाई लाइफस्टाइल जीने की हम तमन्ना रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, विकास की बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं। ऐसे में वो बुजुर्ग क्यों खो रहे हैं हमारे बीच, जिनको शायद केंद्र में होना चाहिए था। मेरे साथ जॉर्ज मैथ्यू हैं जो कि चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के, डॉक्टर वली हैं जाने माने फिजिशियन हैं देश के, और इसके अलावा मेरे साथ जीपी भगत जी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं संत हरदयाल एजुकेशन एंड ऑर्फन सोसाइटी के, और गुरु विश्राम वृद्ध आश्रम भी उन्होंने खुद बनाया है, फाउंडर हैं उसके। और बहुत ख़ास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर कौशल्या देवी हैं जो कि एक वृद्धाश्रम में रहती हैं। सुनने में भी इनको दिक्कत है। हम कोशिशें करेंगे कि हमारे कुछ बहुत आसान बुनियादी सवालों का अगर ये जवाब दे पाएँ तो बेहतर होगा, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ वो मौजूद रहेंगी एक ऐसे सिंबल के तौर पर कि किस तरह से हम अपने बुजुर्गों के साथ सलूक कर रहे हैं और क्या कुछ परेशानियाँ इनको अपनी ज़िंदगी में आई जिसकी वजह से अपने बच्चों को छोड़कर ये पहुंची हैं वृद्धाश्रम में। सबसे पहले जीपी भगत जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, चूँकि आप इस काम से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं, मुझे ये बताइए कि पिछले एक दशक में आपने जो बुज़ुर्गों की तादाद आपके पास आ रही थी, क्या वो बढ़ते हुए देखी है? और क्या जो उनका नेचर था, यानी किस तरह, किस वजह के तहत ये बुज़ुर्ग वृद्धाश्रम में रहने के लिए आते थे, उसमें कुछ आपने बदलाव देखा? लगभग 11 साल हो गए इस गुरु विश्राम वृद्धाश्रम की स्थापना के। मैंने 2003 में इसको शुरू किया था। बेसिकली उस समय जो है 2000 के आसपास से घटनाएं आने लगी थीं कि बच्चे अपने माँ बाप को जो है छोड़ करके कोई रेलवे स्टेशन पर, कोई मार्केट में, बस स्टैंड पर छोड़कर चले जाते हैं। ये बातें सुनते देखते 2003 में मैंने शुरू किया, और मैं आपको क्या बताऊं, जो 11 साल का मेरा अनुभव है, 11 साल हो गया, और इस 11 साल में 2000 से ज़्यादा बुजुर्ग, बल्कि 2500 हम कहें, हम लोग रोड से उठा कर ले आए। और जो भी बुज़ुर्ग हम रोड से उठा कर ले आए, इतने बुरे हाल में, हाफ डेड समझें, पैरालाइज्ड, उनके नज़दीक में कोई नहीं जाता था। एक बुज़ुर्ग बैठे हैं लेकिन इतनी उस दूर से लोग जो हैं उनको देख लेते थे, लेकिन कोई नज़दीक जाकर उनको नहीं पूछने वाला। बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे मर जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो खबर मिलती है, हमारी भी गाड़ी घूमती है, हम लोग भी अपने लोगों को जो है रोड पर छोड़ दे जाते हैं, लोग, गाड़ियाँ हमारी जाती हैं, घूमते हैं रोड पर। बाकी और भी हॉस्पिटल से, पुलिस से लोग हमारे पास आए। लेकिन किस कैटेगरी, एक्चुअली बेसिकली 2 कैटेगरी है बुज़ुर्गों की। हमारे पास जितने भी बुज़ुर्ग आए उसमें मैंने ये देखा कि 95% बुज़ुर्ग जो हैं वो फिज़िकली और मेंटली, बेसिकली आजकल जो है ये फिज़िकली मेंटली डिसेबल्ड लोग हैं। नो डाउट डिफरेंटली एबल्ड हम बच्चों के लिए कहते हैं, बुज़ुर्गों के लिए तो मैं कहूँगा कि फिज़िकली मेंटली डिसेबल्ड, बिल्कुल जो है मेंटल डिसेबिलिटी आजकल आ रही है ड्यू टू डिमेंशिया की वजह से। आजकल एक भूलने की बीमारी है। बुजुर्ग बूढ़े हो गए 60-70 साल के, उसके बाद जो वो भूल जाते हैं। यानी भगत जी, आप, अगर मैं समझ पा रही हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि चूंकि जो फैमिलीज, हमारी जो परिवार हैं वो इस तरह के बन गए हैं कि अगर अच्छी सेहत है तो शायद फिर भी एक कोने में पड़ा रहे बुजुर्ग, लेकिन अगर उसकी सेहत ठीक नहीं है तो उसका मेडिकल का जो खर्चा है, यानी कि उसकी सेहत सुधारने के लिए जो खर्च होना है, इसके अलावा उसकी रख रखाव, देखभाल, ये सब कौन करेगा? और शायद इस बोझ को उतार देने के लिए कहीं भी छोड़ आना, आप देख रहे हैं कि इस तरह का ट्रेंड हो रहा है। क्या आप ये सही कह रहे हैं? और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसमें महिलाओं की तादाद, चल फिर नहीं सकते जी, यहाँ डेटा जो है वो ये बता रहा है कि महिलाओं की तादाद इसमें ज्यादा है। हाँ, महिलाओं की तादाद इसलिए है, ज़्यादातर जो है हमने देखा कि जो जेंट्स हैं ये थोड़ा सा
कुछ स्ट्रगल कर लेते हैं। माँओं के अंदर तो बड़ी दया है, वो बच्चों के खिलाफ भी नहीं कुछ कर सकती, कुछ बोल भी नहीं सकती। बच्चे बड़े आराम से, चूँकि उनको याददाश्त तो है नहीं, वो भूल गए, वर्तमान भूल जाते हैं डिमेंशिया में। तो उसमें क्या होता है कि उन्हें बड़े आसानी से बहला फुसला करके, अभी एक माँ को गाँव से बेटी और दामाद जो है उठा करके बोले कि माँ अब तुम गांव में अकेले हो, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब गांव से उनको उनकी सारी प्रॉपर्टी बेच करके, पैसे ले करके उस माँ को ले आए। लाने के बाद जो है 3 दिन रखा दिल्ली में, और उसके बाद हमारे आश्रम के थोड़े नज़दीक में वहाँ रात को छोड़कर चले गए। अनेक घटनाएं हैं ऐसी। तो नो डाउट माताओं की संख्या इसमें जो है ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा, जो मेरा 11 साल में मैंने देखा है। आपका तजुर्बा ये बता रहा है। पुरुष भी बहुत आ रहे हैं। जी हाँ। जनरल जॉर्ज मैथ्यू, ये बताइए कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है जो अभी भगत जी बता रहे हैं कि क्यों हम जो हमारे एल्डरली हैं उन्हें हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आप इसको सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से देखते हैं? See, the main reason is there is what is happening is a social isolation, and they are getting isolated. And this has happened because of a process of our development in the society as well. Because children are migrating for work, maybe to the next district or to urban areas, distant towns, or even other countries. And then they have their own way of life. And no, but are you trying to say that we were apprehensive that these people would actually belong to the urban areas? But here I can see the data which suggests that most of them actually belong to rural India. No, that is what I am saying. From the rural areas, the younger generation is moving out in migration, not outer migration. They may be moving out of their village and to the district town, maybe to the another district, to the another state, and leaving behind their elderly people. And the biggest tragedy of our society is that there is no system to take care of the elderly people. And it must begin from the community. And we had at one time a rich relationship of communities, but that is also disappearing slowly. And why there is increased number of women who are left behind without anybody to look after? Because the longevity of life is for women more than men. And they live longer than men. And the younger generation want to earn money, or they need a good livelihood, and they have to go away from their birthplace or family. So they have to leave their grandfather, grandmother behind. But there should be a system to take care of them by the local community. No, I will come to that, what should be the solution for that. But you know, we like to believe that the people living in rural areas they would have more empathy towards their elderly. But here we can see the contradiction that actually more than the urban area, we can see more people living like this in the rural area. They have empathy, there is no doubt about it. But they cannot express it in a relationship closer because they have to move out for their livelihood. That is the reason. And when they are alone in their old house, ancestral setting, they have nobody else to help. मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। डॉक्टर वली, ये बताइए कि आपके पास बहुत सारे मर्ज़ों का इलाज होगा, लेकिन ये एक ऐसा मर्ज़ नज़र आ रहा है जिसकी पहले तो सिम्टम बताइए क्या है, वजह मुझे बताइए क्या है, और इलाज भी। देखिए, ये जो आप इशू डिस्कस कर रहे हैं बड़ा इम्पोर्टेंट बर्निंग इशू है और हमारी सोसाइटी का बड़ा रेलेवेंट इशू है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कई बच्चे होते हैं माँ बाप के, उसमें से एक बच्चा शायद ऐसा होता है जो उनकी खिदमत करता है आखिर तक। ये मैंने कई फैमिलीज़ में देखा है, और वो भी अगर नहीं कर पाएगा किसी वजह से तो ये हाल होता है जो आपने दिखाया। स्टेक्स बहुत हाई हो गए हैं, प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, तो बहुत से केसेस आजकल ऐसे होने लगे हैं जो पहले कभी भी सुनने में नहीं आते थे कि वक्त से पहले माँ बाप को मार दिया जाता है ताकि हम वो कब्ज़ा कर सकें, प्रॉपर्टी हथिया सकें। ये बड़ा ट्रेजिक एस्पेक्ट है इसका जो आपने डिस्कस किया, उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। जहाँ तक फीमेल्स की लॉन्गेटिविटी का सवाल है, तो वो चूँकि ज़्यादा सहनशील होती हैं, उनमें हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, स्ट्रोक की संभावनाएँ कम होती हैं मर्दों के मुकाबले में। वो जो आपका फेमस सेइंग है ना,
मैन आर फ्रॉम विनस वीमेन आर फ्रॉम मार्स वाला, उस पर अभी मैंने एक हार्ट पे, एक वर्ल्ड हेल्थ डे पे एक आर्टिकल लिखा था इसी रेफरेंस से कि फीमेल्स सर्वाइव लॉन्गर फ्रॉम द हार्ट अटैक्स, दे सर्वाइव लॉन्गर फ्रॉम हाइपरटेंशन, अदर डिजीजेस। तो ये अकेलापन जो है, इसको हम अकेलापन कहते हैं। ओल्ड एज से ज़्यादा है ये अकेलापन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ आइडेंटिकल पीपल अराउंड। इनकी हम उम्र लोग आसपास ना होंगे तो ये इनको एक बहुत बड़ी ये वाली बीमारी हो जाएगी जिसको मैं अकेलापन कह रहा हूँ, कट ऑफ। जो ख़ास बीमारियाँ इस एज में देखी जाती हैं वो है स्ट्रोक है, हाइपरटेंशन है, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस है, फॉल्स हैं। और जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स भी मिस कर देते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीज़ें, थायराइड की बीमारी और पार्किंसोनिज्म की बीमारी। तो ये सब चीज़ें मिलजुल कर, और मेल्स में प्रोस्टेट, उससे रिलेटेड यूरिनरी प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, हाइपरटेंशन, ऑफ कोर्स डायबिटीज़ सब में शामिल होती है। तो ये जो एक कॉन्ग्लोमरेशन बनता है ओल्ड एज प्रॉब्लम्स का, उसमें एक तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स बहुत कम ट्रेंड हैं, जीरियाट्रिशियन। मैं जब अमेरिका में ट्रेनिंग करने गया था, मैंने जीरियाट्रिक्स का ऑप्शन लिया था, बहुत से डॉक्टर्स, मेरे टीचर्स पूछते थे कि यहाँ तो लोग कार्डियोलॉजी पढ़ने आते हैं, तुम क्या यहाँ जीरियाट्रिक्स पढ़ने क्यों आए हो? तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैं ऐसे सीनियर लोगों को देखता हूँ जिनके लिए मैं 1 मिनट में डॉक्टर बुला देता हूँ, और वही एक आम आदमी के लिए नहीं आ पाता है। तो मुझे ये हुआ कि मैं कुछ सीखूं। जो ओल्ड एज का जो कंसेप्ट है वो ये है कि ओल्ड एज होम से ही मिलता जुलता ओल्ड एज हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसमें हर ये बीमारी का जो मैंने अभी बताई है इलाज एक छत के नीचे हो, और स्पेसिफिक हो कि हाँ, इस छत के नीचे। बिल्कुल। मतलब एक ओल्ड एज का पेशेंट, जो भगत जी कह रहे थे वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वो ये कह रहे थे कि खासकर डिमेंशिया और जो भूल जाने की और उस तरह की जो बीमारियां हैं, ये वो कह रहे हैं कि महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, और इसलिए वो बीमार, कमज़ोर और बिल्कुल हाथ पैरों से माजूर बता रहे थे जिसमें लोग छोड़ जाते हैं, वो बहुत सी न्यूट्रिशन इश्यूज हैं। ये जो मैंने अभी जैसे ऑस्टियोपोरोसिस का जिक्र किया, वो विटामिन डी से रिलेटेड है। ये जो डिमेंशिया है, B12 से, बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है, एज से रिलेटेड है, स्ट्रोक से रिलेटेड है, माइक्रोवेस्कुलर डैमेज से रिलेटेड है, हाइपरटेंशन से रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों में जो मैंने इसका क्रक्स एनालिसिस किया है वो ये है कि बच्चे आज के संस्कार उनको नहीं मिल रहे हैं कि वो अपना बुढ़ापा को इमेजिन करके सोचें कि हमारे साथ कल अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हम किस सिचुएशन में होंगे। हम शायद कहीं ये भूल रहे हैं। डॉक्टर वली, कौशल्या जी से बात करने की कोशिश करते हैं। कौशल्या देवी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये कौशल्या जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपको कितने दिन हो गए वृद्धाश्रम में आए हुए? आपको कितने दिन हो गए? 3 महीने हो गए। 3 महीने आपको हो गए। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार 4-5 जन है। मेरे कुड़िया ने, एक मेरा मुंडा, एक लड़का है, और 4-5 लड़कियां हैं आपकी? 5 लड़कियां, एक लड़का। आपकी कितनी उम्र है? मेरा 80 साल। 80 साल की उम्र है आपकी। और आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हैं? आपकी स्वास्थ्य सेहत से जुड़ी क्या समस्याएं हैं आपको? एक तो सुनाई कम देता है, और क्या समस्या है आपको? गैस मान जाती है, सांस फूलता है। तो आपको अपने घर से दूर क्यों आना पड़ा? 5 बेटियां, घर से दूर आपको क्यों आना पड़ा? मेरे बहू ने मारा, मेरे बेटे ने मारा, मेरे पोते ने मारा। क्यों? मेरे पास पैसा से ना, तो मैंने 1000 रुपया महीना देने दे या बहुत, 1 साल है या बहुत। मैं 20 साल हो गए मेरे आदमी मरे को। मैं बकरी रही, अपनी बगानी, अपनी खानी कराया थे बकरी ने। मेरे मैं गई बीमार, मेरी बेटी बहुत पास छोड़ आई, और ये कहता है कि बीमार बह गई, मकान मर जाएगी कि बेटे पास मरेगा। डॉक्टर वली ये कह रही हैं कि 20 साल इनके हस्बैंड को गुजरे हुए हो गए हैं, और प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट बता रही हैं, अगर मैं ठीक तरीके से समझ रही हूँ। क्या कह रही हैं? ये यही हुआ ना कि इन्होंने पोते को भी इंक्लूड किया। बेटा बहू तो, हाँ, बेटा बहू तो आई, और वो जो पोता है सब, वो उससे भी आगे निकल गए। तो ये जो इट्स ए ट्रेजिक थिंग व्हिच इज हैपनिंग, वी शुड बी, आई एम लिटिल शेमफुल टेलिंग दिस इज हैपनिंग इन मेनी एजुकेटेड फैमिलीज इवन। तो वही स्टेक्स वाली बात आ जाती है। तो प्रॉपर्टी, ज़रूरत, उसको मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको बच्चों के लिए प्रॉपर्टी चाहिए तो आप बच्चे मत पैदा कीजिए। अगर आप नहीं बना सकते हैं 2 बच्चों के लिए 2 मकान और 4 बच्चों के लिए 4 मकान, लेकिन ये शायद जब हम जवान होते हैं ये बात शायद समझ में नहीं आती। नहीं होता। भगत जी, मैं इनकी ज़िंदगी को और आपसे भी बेहतर तरीके से समझना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ में इनको मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन शायद ये हम सब के लिए स्टूडियो में बहुत ही जज्बाती, बहुत ही भावुक के लम्हा है, क्योंकि हमें भी बुजुर्ग होना है, और शायद इसमें से स्टूडियो में जो मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो जल्दी इस दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं। 80 साल की उम्र में इनके साथ सब कुछ हुआ है। किस तरह से ये आई वृद्धाश्रम में, ये मुझे कहानी बताइए। जब बच्चों ने इनको मारा पीटा
तो कुछ जो है पड़ोसी मिल करके इनको किसी मंदिर में रख दिया था। मंदिर में तो ज़्यादा दिन तक वो रखते नहीं, 2-4 दिन रख सकते हैं। तो फिर वहाँ से लोगों को इस आश्रम के बारे, हमारे आश्रम के बारे में पता चला। वहाँ से लोग इनको लेकर आए, इनसे मैंने बात किया। अब इतनी बुज़ुर्ग माँ रोने लगी, अब इनको पीटा गया था, वैसे ही ये बीमार हैं। और चूँकि हमारे पास तो 11 साल से मैं देख ही रहा हूँ कि इसी तरह के मार कर पीट कर के लोग निकाल देते हैं घर से। ये तो चल कर आई हैं। मैं बताया कि हम तो रोड से जब उठाते हैं तो मरे हुए हालत में बुज़ुर्गों को उठाते हैं। और कारण ये है कि एक तो ठीक है, पैसे का तो मेन कारण है, लेकिन जो है एक कारण और है। जब तक बुज़ुर्ग घर में कुछ काम करता है, एक और कुछ नहीं तो देख रहा है, घर को ही देख रहा है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन बच्चों को स्कूल से ला रहा है, ले जा रहा है, कुछ कर रहा है, तब तक तो कुछ प्यार से रखते हैं बच्चे। लेकिन जिस दिन वो बिस्तर पर पड़ जाता है, बेसिकली हमारे पास जितने लोग भी आए वो बिस्तर पर जब पड़ जाते हैं, जब टॉयलेट बाथरूम बिस्तर पर करने लगते हैं, समस्या उस समय की होती है। जब तक चलते फिरते हैं काफ़ी लोग जो हैं घर में रहते हैं, लेकिन अच्छे घरों की मैं आपको बात बताता हूँ। सबसे बड़ी समस्या जो फिलहाल हमारे सामने, चूंकि कौशल्या देवी मौजूद हैं एक उदाहरण के तौर पर, कि इनको सुनाई नहीं दे रहा है। कितना मुश्किल ये आप लोगों के लिए होता है केयर करना, या वाकई अगर हम उस परिवार को बहुत दोषी ना माने जहाँ से ये आती हैं, अगर ये तो परिवार का डिस्प्यूट बता रही हैं, परिवार का मसला था, जायदाद का मसला था, लेकिन उसके अलावा भी शायद जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं जहाँ दोनों पति पत्नी काम करते हैं, शायद 1 या 2 बच्चे हैं, उनके लिए कभी कभी ये देखा गया है कि व्यवहारिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर उनके लिए असंभव हो जाता है बुज़ुर्ग माँ बाप की देखभाल करना। देखिए ये ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आज जो है जब दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं, एक अंदर में भावना होनी चाहिए कि अपनी माँ को, अपने पिताजी को हम कम से कम रोड पर क्यों छोड़ें। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आज पेड होम्स हैं, ओल्ड एज होम, और वहाँ पर जब तक फिजिकली मेंटली फिट बुजुर्ग हैं तब तक तो रहते हैं, लेकिन जिस दिन वो बीमार होते हैं उस दिन कहते हैं ले जाओ। लेकिन हम लोग भी हैं, नो डाउट, अभी तो हम रोड से उठा के ला रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जब बुजुर्ग चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, डेली रूटीन नहीं कर पाते हैं, तो उस समय जो है परेशानी आती है। लेकिन ये तो नहीं है कि उनको उठा करके आप रोड पर छोड़ जाएं। कम से कम इतनी तो, इतना हमारा मैथ्यू जी जो के है। पास मैं जाना चाहूंगी। मिस्टर मैथ्यू, डू यू थिंक वी आर बीइंग जस्ट क्रूड व्हाइल वी आर सेइंग दैट वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द न्यूक्लियर फैमिलीज, दैट इट जस्ट impractical for them to adjust their elderly people into those, 2-bedroom houses, and when they hardly have, that enough income to take care of them and nobody else to actually supervise those people? That is exactly the point which I was making in the beginning also. The transition which is taking place in our society, it begins from home. Our joint family systems are disappearing. I mean, there may be some joint families. And nuclear family is the norm today because everybody wants to work, earn money, whatever level of employment it is. And that's why I said people are moving away from their ancestral homes and going to other places wherever they can get better money. So with that, one basic problem is our social values are also declining. We had a certain values where we say we respect our elderly people and protect them. But let's also talk about the legal options these elderly have. Do you think there is lack of awareness among these people that they can actually go to the court and ask for their rights? Do you think there is lack of awareness? Legal system is there, and our laws in this country are the best. But you can't force a son or a daughter to take care of the parents. Everybody knows how much time it takes to get these things implemented. It is not a one night or overnight. It will not happen. So legal systems are there, but how best it can be implemented, that is where awareness at the community level is the most important thing. And from governance level, I would say the local communities, which means the panchayats. We have today active panchayats according to the Constitution of India. Why not every panchayat take care of
their elderly, there is a statistics. काफ़ी अहम बातें जो आप उठा रहे हैं। मैं सरकार की जिम्मेदारियों की भी बात करूंगी कि सरकार के तौर पर ये भी माना जा रहा है कि अगर बुजुर्गों की जो है तादाद लगातार बढ़ती है तो यहाँ मैं पढ़ रही थी डेटा कि सरकार के ऊपर कितना वजन बढ़ेगा, लेकिन वजन तो छोड़िए, जिम्मेदारी जो है सरकार की वो कितना निभा पा रही है सरकार। डॉक्टर वली, आपको लगता है कि अगर हम बातें यहाँ ज़रूर कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि अदालत जाइए, अधिकार मांगिए, लेकिन क्या वाकई अगर इन बुजुर्गों के अंदर इतनी ही ताकत होती तो कि शायद वो अपना अधिकार खुद लेने की हैसियत में होते? यहाँ तो बात हम उन लोगों की कर रहे हैं जो कि फिजिकली भी उतने स्ट्रांग, उतने मजबूत नहीं है कि अपना ख्याल रख पाएं, अदालत तक कैसे जाएंगे? और इनसे जो फाइनेंशियल ताकत है वो भी इनकी ले ली जाती है, तो तब ये हालत होती है। देखिए, इसमें मैं दो बातें आपको बताता हूँ। हम एक अमेरिका में फैमिली में ठहरे हुए थे, वहाँ जो डॉटर इन लॉ थी, शी वॉज मोर केयरफुल कि माँ ना गिर जाए, मदर इन लॉ गिर ना जाए, अदरवाइज आई विल बी इश्यूड इन द जेल टोटल। उसको इतना प्रोटेक्ट करते थे वो। तो लॉ हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, एज सर हैज सेड, लॉ इज देयर बट is not being implemented. This is one. Government is trying to do its best. It has geriatric clinics in the hospital. I am the first person who had gone to America, got training in geriatrics, tried myself best to launch it at the national level. Probably didn't work, but I am from inside very much respectful for the elderly. A doctor who has empathy, care, and I have served many elderly people. I do every day 10 elderly treatments free of cost. तो ये सब चीज़ें, ये संस्कार वाली जो बात है ये ज़्यादा अहम है कि हम अपने बच्चों को आज ये सिखाएं कि आज जैसे हम बूढ़े हैं, कल तुम भी बूढ़े हो जाओगे और तुम्हें भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फिर तुम कहाँ जाओगे। लेकिन क्या ये बात समझते नहीं है? समझेंगे, सब चीज़ समझेंगे। अगर शायद समझते हुए उस वक्त ये अंदाजा नहीं होता। नहीं, देखिए, मैं इसमें ठीक है, इसमें जज्बाती एंगल है डॉक्टर वली। आने में हमारा दोष है। अगर हम अपने बच्चों को साथ नहीं रखे और हम उनको संस्कार नहीं दे पाए तो मेरा भी गलती है उसमें, तो मुझे सफ़र करना पड़ेगा और उन बच्चों को भी सफ़र करना पड़ेगा। ये इसको मैं बिल्कुल फ्रैंकली कहता हूँ। हम आज सब चीज़ें जो सिखा रहे हैं बच्चों को, वही हमारे लिए आखिर में आके दुश्मन बन जाती है। दो छोटे सवाल कौशल्या जी से मैं पूछना चाहती हूँ, उसके बाद आखिरी सवाल सरकार की जिम्मेदारी। ठीक है, कम्युनिटी की आपने बात कही कि कम्युनिटी जो है उसको अपना काम करना होगा, पंचायत स्तर पर काम करना होगा, हमें परिवार के तौर पर, इंडिविजुअल के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी, लेकिन सरकार के जो रिसोर्सेज हैं वो मैच करना बहुत मुश्किल है और शायद जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। कौशल्या देवी, ये बताइए कि आप अपने घर वापस जाना चाहती हैं? परिवार की याद आती है? चाहती है, मैं जाना नहीं चाहती। जाना नहीं चाहती? मार पिटाई होगी फिर से? मार खाई मैंने, जाना नहीं। और आपकी संपत्ति का क्या हुआ, आपकी जायदाद? जायदाद मैं खाया ही नहीं, पेंशन मिलती थी। पेंशन मिलती है? हाँ, तो वो मैं अपना खर्चा कर लेंगे, कभी दूध पी लिया, रोटी बना के खा ली, अपना खर्चा कर लेंगे। 20 साल मेरे आदमी मरे को ना, मैं अकेली रही, अकेली रही 20 साल। मैं बीमार पै गई तो मेरे बेटे बहू के पास छोड़ आई, 1 साल बहू के पास रही। इस साल के अंदर मेरा बुरा हाल किया। मेरी रोटी 2 बजे ना रोटी देनी, 2 फुलके, रात को 1 फुलका 11-12 बजे। मैं बड़ी मुश्किल दिन करे, 1 साल रही है, बीमार रही है। आप ये कह रही हैं खाना भी कम मिलता था और हर आदमी शायद अपने परिवार के साथ वापस जाना चाहता है, और आपको लग रहा है कि डर है आपको ये कि अगर वापस जाएंगी तो फिर से शायद वही बर्ताव आपके साथ होगा। जी हाँ, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ भगत जी, समय बिल्कुल मेरे पास एकदम ख़त्म हो चुका है। ये बताइए कि सरकार को, हम ये कम्युनिटी की बात ज़रूर हुई, NGOs ज़ाहिर अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर ये बताइए कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए, बहुत संक्षेप में। सरकार को ये देखना चाहिए कि जो भी अगर ये केस मिलती है कि हाँ कोई बेटा अपनी माँ या बाप को घर से बाहर रोड पर छोड़ दिया, पता अगर चल जाता है तो उस बेटे को जेन्युइनली सख्त से सख्त जो कानून में सज़ा है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई सज़ा तो मिलती नहीं। जिनका पता भी चल गया कि इस बेटे ने ऐसा अपने बुज़ुर्गों के साथ गलत व्यवहार किया, उसके साथ भी कुछ होता नहीं, वो तो आराम से फ्री है, बल्कि और वो फ्री हो जाता है कि अपनी जिम्मेदारियों से निजात पा लिया। तो कम से कम सरकार को सिर्फ कानून तो है, लेकिन कानून अब हम लोग हैं, NGO चला रहे हैं। मैं आज 2500 लोगों को ले आया, 150 से ज़्यादा लोग हमारे पास हैं, 170 एग्जैक्टली आज की डेट में हैं। अब 170 में जो है 150 लोग तो कपड़ों में टॉयलेट बाथरूम करते हैं, उनको खाने का पता नहीं, खाना होता क्या है, वो बेचारे कानून से क्या लड़ाई लड़ेंगे, किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास नहीं जाएंगे, एक प्रक्रिया है कानून की, जाओ कंप्लेंट करो, वो तो चल फिर नहीं सकता, तो वो व्यक्ति क्या जाएगा, किससे कंप्लेंट करेगा? मुझे बिल्कुल समय समाप्त हो गया है, बिल्कुल शो खत्म
ख़त्म करना होगा। मैं चाहती थी कौशल्या देवी से भी हम और बातें करते, उनकी कहानी सुनते, और शायद हो सकता है इस कार्यक्रम के ज़रिए कुछ ऐसे लोगों की आंखें खुल जाती, जिसको डॉक्टर वली का कहना था कि शायद उन्हें इस बात का एहसास हो जाता कि आज अगर वो युवा हैं, कल बुजुर्ग होंगे, कल बुरी हालत होगी। आज सेहत अगर अच्छी है तो कल बुरी होगी। अगर परिवार के साथ अपने बुजुर्गों को हम नहीं रख पा रहे हैं तो शायद अपने बच्चों के सामने भी बहुत अच्छा उदाहरण पेश नहीं कर रहे हैं। शायद उन सामाजिक मूल्यों को, सोशल वैल्यूज़ को हम कभी अपने बच्चों के अंदर नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन इससे अलावा, समाज के अलावा भी बड़ा मुद्दा कानून का भी है और शायद सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी ज़रूर समझनी होगी। इसी के साथ इतना ही। नमस्कार।